आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के साहित्यिक स्रोत। इसका काफ़ी बड़ा भंडार है। राजस्थान में प्रारंभिक साहित्य की रचना संस्कृत और प्राकृत भाषा में की गई, क्योंकि प्राचीन काल में व्यापक रूप से इन्हीं भाषाओं को मान्यता थी। मध्य युग के प्रारंभिक काल से अपभ्रंश और उसके जनित मरु भाषा थी और स्थानीय बोलियां जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढानी, मेवाती, बागड़ी आदि में भी साहित्य लेखन हुआ। प्रारंभिक काल के साहित्यकारों और कुछ बाद के साहित्यकारों ने संस्कृत भाषा में लेखन कार्य किया। इस प्रारंभिक संस्कृत साहित्य में हमें राजस्थान के इतिहास से संबंधित काफ़ी सूचनाएं मिल जाती है। अब अगर सबसे पहले हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो पृथ्वीराज विजय, जिसकी रचना जयानक भट्ट ने की थी, और इसमें अजमेर के चौहानों के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। हम्मीर महाकाव्य नयचंद्र सूरी का है, जिसमें रणथंभौर के चौहानों का उन्होंने बड़ी ही अद्भुत तरीके से वर्णन किया है। हम्मीर के बारे में, हम्मीर के संघर्ष के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। राजवल्लभ, जिसकी रचना मंडन ने की थी, 15वीं सदी का सैनिक संगठन, स्थापत्य कला और मेवाड़ आदि की जानकारी मिलते हैं। मंडन जो था वो महाराणा कुंभा के स्थापत्यकार थे, उन्होंने बहुत अधिक किताबें लिखी है। राजविनोद, ये भट्ट सदाशिव की है। मेवाड़ के गुहिलों एवं 16वीं सदी के राजस्थान के सामाजिक जीवन की जानकारी का यह महत्वपूर्ण स्रोत है। एकलिंग महात्यम, ये कान्य व्यास की है, इससे भी मेवाड़ के गुहिलों का इतिहास पता चलता है। कर्मचंद वंशोत्कीर्तन काव्य, ये जयसोम का है। बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास, बीकानेर के दुर्ग के निर्माण के बारे में सारी जानकारी इसमें विस्तार से मिलती है। अमरसार, ये पंडित जीवाधर का है। राणा प्रताप और अमर सिंह सिसोदिया का इतिहास हमें इससे पता चलता है। अमर काव्य वंशावली, इससे हमें मेवाड़ के गुहिलों का, विशेषकर महाराणा राज सिंह सिसोदिया की कथा का पता चलता है। राज रत्नाकर से महाराणा राज सिंह सिसोदिया के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अजीतोदय से जोधपुर के राठौड़ों का, विशेषकर अजीत सिंह राठौड़ का इतिहास हमें पता चलता है। भट्टी काव्य से 15वीं सदी के जैसलमेर की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा भी सूरज प्रकाश, जगत विलास, जय विलास, जगत सिंह काव्य अनेक किताबें हैं। संस्कृत के ग्रंथों से अनमोल ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। मध्यकालीन राजस्थान के धार्मिक और सामाजिक जीवन की स्वतंत्र जानकारी हम्मीर महाकाव्य से मिलती है। जैसलमेर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन भट्टी काव्य में उपलब्ध है। बीकानेर के लोगों के रहन सहन, आमोद प्रमोद, भोजन, उत्सव इत्यादि का वर्णन राज विनोद में मिलता है, जिसे कल्याणमल की आज्ञा से रचा गया था। एकलिंग महात्यम मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा रचित माना जाता है। 15वीं शताब्दी के समाज का संगठन का ज्ञान इससे अधिक उत्तम अन्य किसी कृति में नहीं मिल सकता। इसी तरह कर्मचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम में हमें 16वीं शताब्दी की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की जानकारी मिलती है। अमरसार और अमर काव्य वंशावली में मेवाड़ के लोगों का रहन सहन, आमोद प्रमोद और जनजीवन की झांकी देखने को मिल सकती है। राज रत्नाकर में महाराणा राज सिंह के समय के समाज का चित्रण है। इसी प्रकार मारवाड़ की सामाजिक दशा को समझने के लिए अजीतोदय का प्रयोग किया जाना चाहिए। राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी उपयुक्त सभी कृतियों से प्राप्त होती है। सपादलक्ष के चौहानों की राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी पृथ्वीराज विजय से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय का वर्णन हम्मीर महाकाव्य में उपलब्ध है। जैसलमेर के भाटी शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां भट्टी काव्य में लिपिबद्ध हैं। गुहिलों की प्राचीन वंशावली एकलिंग महात्यम में है। महाराणा प्रताप और उनके पुत्र की राजनीतिक उपलब्धियां अमरसार और अमर काव्य वंशावली में हैं। राज सिंह के दरबारी जीवन की झांकी राज रत्नाकर में मिलती है। महाराजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह के मुगलों के साथ संबंधों की जानकारी अजीतोदय में मिलती है। संस्कृत साहित्य राजपूत राजाओं के आश्रय में अथवा उनकी आज्ञा से लिखा गया था। अधिकांश कृतियां समकालीन हैं। राजपूत राजाओं के पक्ष की विश्वसनीय जानकारी इन साधनों से मिल सकती है, लेकिन ये साधन एक स्थान पर संग्रहित नहीं हैं, फैले हुए हैं। पांडुलिपियों की एक से अधिक प्रतियां उपलब्ध है, जिसमें विविधताएं हैं, अतएव इन साधनों का अब तक लाभप्रद उपयोग नहीं हो सका है। आधुनिक काल के शोधकर्ता भी संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं रखते, अतएव वे इनका मुक्त रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ, जो है रासो साहित्य। 11वीं शताब्दी के लगभग जैन कवियों द्वारा रास साहित्य रचा गया। उसी के समानांतर राजश्रय में रासो साहित्य लिखा जाने लगा, जिसके द्वारा तत्कालीन ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के मूल्यांकन की आधारभूत पृष्ठभूमि ही निर्मित नहीं हुई, बल्कि नए क्षितिज के द्वार भी उन्मुक्त हुए। रास, रासक, राउसव, रासो, राउसलो आदि नामों के उपलब्ध साहित्य में प्राय प्रेम व श्रृंगार पर रचनाओं को रास और वी जो रचनाएं होती है उनको रासो कहा जाता है।
तो ये रासो साहित्य मुख्यतः राजस्थान की ही देन है। जहाँ रास शब्द आता है वो प्रेमपूर्ण रचनाएं होती है और जहाँ रासो आती हैं वो वीरतामय रचना होती हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति विद्वानों ने भिन्न भिन्न शब्दों से मानी है, जैसे राजसूय, रहस्य, रसायन, राजादेश, राजयज्ञ, राजयश आदि से। अब सबसे प्रमुख रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं। इसे चंद्रबरदाई ने लिखा। यह रासो ग्रंथ पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा पिंगल, जिसे ब्रज हिंदी कहते हैं, में लिखा गया है, जिसे उसके पुत्र जलहड़ ने पूरा किया। इसमें 4 राजपूत वंशों यथा गुर्जर, प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई है। यह ग्रंथ चौहानों, विशेषकर पृथ्वीराज चौहान के इतिहास पर बहुत विस्तृत प्रकाश डालता है। इसमें संयोगिता हरण, तराइन युद्ध का विशद वर्णन किया गया है। इसमें इस तरह से अतिशयोक्ति बताई गई है कि 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इसे हमें यह बताया जाता है कि गौरी को कैसे पृथ्वीराज ने मारा था। चंद्रबरदाई राजस्थान के शीर्षस्थ कवि एवं हिंदी के आदि कवि के रूप में प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। दूसरा है छत्रपति रासो, जो है काशी छंगाणी का। कवि काशी छंगाणी कृत छत्रपति रासो बीकानेर के इतिहास की जानकारी देता है। यह रचना 1682 ईस्वी के लगभग लिखी गई। छत्रपति रासो में बीकानेर के संस्थापक राव बीका, लूणकरण, कल्याणमल, राय सिंह, सूर सिंह व कर्ण सिंह के राज्यारोहण व उपलब्धियों का वर्णन है। इस ग्रंथ में 1644 ईस्वी के बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के बीच युद्ध का भी वर्णन है, जिसे मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। वास्तव में युद्ध सीमा विवाद के कारण हुआ, जो जाखड़िया गांव को लेकर था। मतीरे की बेल तो एक बहाना था। इस युद्ध में अंतिम विजय बीकानेर की हुई। इसमें मुगल उत्तराधिकार युद्ध एवं उसमें कर्ण सिंह का भागने लेना, औरंगजेब के राज्यारोहण के बाद उसकी बीकानेर से नाराजगी आदि का विवरण भी हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से मिलता है। बीसल देव रासो 16वीं सदी के कवि लेखक नरपति नाल द्वारा रचित ग्रंथ, जिसमें अजमेर के बीसल देव चौहान तथा परमार राजा भोज की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। यह ग्रंथ क्रिया एवं संज्ञा के रूप में अपभ्रंश पर आधारित है। इसकी भाषा में राजस्थानी एवं गुजराती भाषाओं का सम्मिश्रण है। इसमें बीसल देव के विवाह, उसकी उड़ीसा यात्रा, उसकी रानी के विरह का रोमांचक वर्णन है। यह एक नीति काव्य है। रतन रासो कवि कुंभकर्ण ने इस ग्रंथ की रचना 1673 से 1685 ईस्वी के मध्य की। इस ग्रंथ में जोधपुर एवं जालोर के राठौड़ वंश की तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियों का वर्णन है। साथ ही मुगल बादशाह शाहजहां के विद्रोही पुत्रों की आपसी लड़ाई का वर्णन भी हमें इसमें मिलता है। शत्रुसाल रासो कवि ये डूंगरसी का है। कवि डूंगरसी द्वारा राजस्थानी भाषा में रचित शत्रुसाल रासो में बूंदी के राव राजा शत्रुसाल के राज्य वैभव और युद्ध अभियानों का विस्तृत विवरण मिलता है। बूंदी के इतिहास की जानकारी के लिए यह ग्रंथ अत्यधिक उपयोगी है। प्रताप रासो में अलवर की स्थापना करने वाले राव राजा प्रताप सिंह के जीवन का विवरण मिलता है। इस ग्रंथ का लेखन कार्य जाचीक जीवन ने किया था। इसमें राव राजा प्रताप सिंह का उसके समकालीन शासकों के साथ संबंधों का भी हमें पता चलता है। मानचित्र रासो कवि नरोत्तम ने लिखा, जो आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के समकालीन थे। यह राजा मानसिंह प्रथम के जीवन कार्यों पर प्रकाश डालता है। महाराणा सुजान सिंह जीरो रासो जोगीदास द्वारा रचित इस रासो ग्रंथ में बीकानेर के महाराजा सुजान सिंह के जीवन एवं कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। राणो रासो दयालदास द्वारा रचित यह रासो ग्रंथ मुगल मेवाड़ संघर्ष की घटनाओं पर आधारित है। लक्ष्मणगढ़ रासो कुशाल कवि का है। कुशाल कवि ने लक्ष्मणगढ़ रासो में अलवर के शासक राव प्रताप सिंह और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सेनापति नजफ खां के मध्य हुए युद्ध का वर्णन 1778 में जो हुआ था उसका वर्णन किया है। इसके अलावा अन्य रासो ग्रंथ भी है। खुमान रासो जो पिंगल भाषा में है, जिससे मेवाड़ का इतिहास पता चलता है। संगत सिंह रासो ये ढिंगल भाषा में है और राणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का इसमें वर्णन मिलता है। हम्मीर रासो में हमें हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष की जानकारी मिलती है। जसवंत रासो में मारवाड़ के राठौड़ों, विशेषकर जसवंत सिंह राठौड़ का इतिहास पता चलता है। विजयपाल रासो पिंगल भाषा में है। इसमें करौली के यादव वंश एवं विजयपाल का वर्णन किया गया है। इसके अलावा वेली साहित्य भी है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं ख्यात साहित्य की। राजस्थान के इतिहास के लिए 16वीं शताब्दी के बाद के इतिहास में ख्यातों का स्थान महत्वपूर्ण है। ख्यात का सामान्य अर्थ होता है ख्याति प्रतिपादित करना, अर्थात ख्यात कथित साहित्य है। ख्यात विस्तृत इतिहास होता है, जबकि वाद संक्षिप्त इतिहास होता है। ख्यात और वाद दोनों
शब्द हमें राजस्थानी साहित्य में मिलता है। ख्यात जो होता है वो विस्तृत, जब हम किसी के बारे में लिखता है तो वो होता है ख्यात, और जब किसी के बारे में संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है तो वो होती है बात। यह वंशावली और प्रशस्ति लेखक का विस्तृत रूप है। इसके अंतर्गत वर्णन स्वतः समाविष्ट हो जाता है। अधिकांश ख्यात साहित्य गद्य में लिखा गया था। लेखक का लक्ष्य अपने आश्रयदाता की दैनिक डायरी लिखना होता था। ख्यात लिखने के लिए वंश परंपरागत मुसाहिब रखे जाते थे। इस प्रकार भिन्न भिन्न राजवंशों के उत्थान एवं विकास का साहित्य तैयार हो गया। प्रतिभाशाली शासकों की ख्यातें भी लिखी गई। उदाहरण के लिए जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की ख्यात रची गई। राजस्थान में 16वीं शताब्दी के बाद जो बड़े पैमाने पर ख्यात साहित्य लिखा गया है उसे अध्ययन की दृष्टि से 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है इतिहास परक, दूसरा है वार्ता परक, तीसरा है व्यक्ति परक, चौथा है स्फुट ख्यात। उपलब्ध ख्यात साहित्य में सबसे पुरानी ख्यात भुनोत नैन्सी के द्वारा लिखी हुई ख्यात है। मुंडियार की ख्यात, जोधपुर ख्यात, मेवाड़ की ख्यातें, शाहपुरा की ख्यात, आमेर की ख्यात, जैसलमेर की ख्यात, बांकेदास की ख्यात और दयालदास की ख्यात परवर्ती रचनाएं मानी जाती है। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले आरंभिक विद्वानों जैसे डॉक्टर ओझा जी, रेऊ जी, जगदीश सिंह गहलोत और डॉक्टर रघुवीर सिंह सीतामऊ आदि ने अपनी कृतियों में ख्यात साहित्य का प्रयोग किया है। वर्तमान समय में राजस्थान के इतिहास पर जो शोध कार्य किया गया है उसमें भी ख्यात साहित्य का प्रयोग किया गया है। राजपूत राजाओं और राज्यों में जो जानकारी फारसी साहित्य से हमें नहीं मिलती है उसे ख्यातों से प्राप्त करके आधुनिक काल के शोधकर्ताओं ने उस साहित्य के ऐतिहासिक महत्व को बढ़ा दिया है। मारवाड़ के राव मालदेव के शेरशाह के साथ संबंधों का वर्णन हमें ख्यातों में मिलता है। शेरशाह के साथ अब्बास का सरवानी ने तो तारीख शेरशाही में केवल इतना ही लिखा था कि शेरशाह पड़ाव से पहले बोरों में रेत भरकर सुरक्षा की अग्रिम व्यवस्था करता है। शेरशाह का मालदेव के सेनानायक के साथ डीडवाना में संघर्ष हुआ। शेरशाह ने परबतसर, श्रीनगर, अजमेर होते हुए वर्तमान मांगलियावास के पास मालदेव का जोधपुर जाने का मार्ग अवरुद्ध किया। शेरशाह और मालदेव के बीच सुमेल का युद्ध हुआ। इसकी जानकारी हमें केवल ख्यातों से ही मिलती है। सुमेल की भौगोलिक स्थिति को आज तक तथाकथित विद्वान और शोधकर्ता निर्धारण नहीं कर सके। इस प्रकार भौगोलिक स्थिति की अपेक्षा करने वाले ख्यातों के अंधे प्रशंसक कभी कभी भ्रम पैदा भी कर देते हैं। डॉक्टर साधना रस्तोगी ने मारवाड़ का सौर्य युग में गिरी को घुघटा घाटी और सुमेल को कुचील बताया है। डॉक्टर मांगेलाल व्यास ने भी शेरशाह के घुघरा घाटी तक पहुंचने का उल्लेख जोधपुर राज्य के इतिहास में किया है। इसी प्रकार मान सिंह और राणा प्रताप के बीच उदय सागर की पाल पर भेंट का वर्णन हमें नैन्सी की ख्यात से मिलता है और आमिर की ख्यातों से भी मिलता है। इस प्रकार के उदाहरणों को दोहराकर ख्यातों का ऐतिहासिक महत्व प्रकट किया जा सकता है, लेकिन केवल ख्यातों का अनुसरण करने से भ्रम पैदा हो सकता है। ख्यातों में वर्णित तिथियां सही नहीं हैं, घटनाओं का वर्णन क्रमानुसार नहीं किया गया है, व्यक्तियों और स्थानों के नाम भी अशुद्ध लिखे गए हैं। नैन्सी के अतिरिक्त कोई ऐसे ख्यात नहीं है जिसमें स्रोतों का उल्लेख किया गया हो। अतएव शोधकर्ताओं को ख्यात साहित्य का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। प्रमुख ख्यातों में लिपिबद्ध ऐतिहासिक सूचनाएं इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुहणोत नैनसीरी ख्यात। यह मारवाड़ी एवं डिंगल भाषा में लिखी गई है। नैनसी जोधपुर महाराणा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि एवं चारण थे। मुंशी देवी प्रसाद ने नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। नैनसी ने नैनसीरी ख्यात लिखी जिसमें समस्त राजपुताने सहित जोधपुर के राठौड़ों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें राजस्थान के अलावा सिंध, गुजरात, मध्य भारत, महाराष्ट्र, हरियाणा इत्यादि तत्कालीन देशों का इतिहास है। इसमें राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन है जो बड़े महत्व का है। नैनसी की दूसरी कृति मारवाड़ रा परगना री विगत है, जो ख्यात जितनी ही बड़ी हो इसे सर्व संग्रह भी कहते हैं। इसमें तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख चाकरी, भूमि की किस्म, फसल, सिंचाई के साधन, जातिवार घरों की संख्या के आंकड़े, आबादी आदि का वर्णन किया गया है। इसलिए इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर ने ख्यात की सभी प्रतियां संग्रहित करके 4 जिल्दों में ख्यात और 2 जिलों में गांववारी ख्यात को प्रकाशित करवा दिया है। नैनसी ख्यात इतिहास का महत्वपूर्ण साधन है। स्वर्गीय मुंशी देवी प्रसाद ने इसकी ऐतिहासिक उपयोगिता को अपनी लेखनी के द्वारा व्यापक रूप प्रदान किया था। उन्होंने नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल कहकर पुकारा था, लेकिन फिर भी इस ख्यात में कतिपय कमियां हैं जिसकी जानकारी शोधकर्ताओं को होनी चाहिए। पहली कमी यह है कि 1509 विक्रम संवत से पूर्व की वंशावलियों को नैनसी ने भाटों की पोथियों से लिया था, इसलिए उसमें वर्णित जो नाम है वो अशुद्ध है। दूसरी कमी यह है कि ख्यात लिखने समय जितने स्रोतों की जानकारी नैनसी को मिली उसने उसे यथावत लिपिबद्ध कर दिया, अतएव ख्यात में असंगतियां और भ्रम उत्पन्न होता है। तीसरी कमी है कि तारीखें सही नहीं हैं, वर्णन जो है वो क्रम अनुसार नहीं है।
पांचवी कमी यह है कि घटनाओं का वर्णन एक स्थान पर संपूर्ण नहीं मिलता है। लेखक को लिखते लिखते जब जो याद आ जाती थी उसने उल्लेख ख्यात में तभी कर दिया है। इन कमियों के उपरांत भी ख्यात और विशेष रूप से गांवारी ख्यात का विशेष महत्व है। तवारीखों को उसी सूचना को मान्यता दी जाती है जिसकी पुष्टि राजस्थानी साहित्य में हो जाती है। इस विवादास्पद स्थिति को सुलझाने के हेतु केवल एक ही साधन है कि हम यह मानकर चले कि वास्तविक इतिहास लिखने के लिए यदि साहित्यकार का लक्ष्य सत्यता की खोज करना है तो इसे राजस्थानी व फारसी साहित्य को पूरक व परिपूरक साधनों के रूप में प्रयोग करना चाहिए। नैन्सी प्रथम ख्यात लेखक थे जिसने राजस्थान के गढ़ व गढ़ियों का वर्णन किया। इसकी ख्यात में हमें सर्वप्रथम अंतर्राज्यों के संबंधों का वर्णन मिलता है। नैन्सी की ख्यात का अंतिम भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें विभिन्न गांवों व परगनों का वर्णन पढ़ने को मिलता है। अतएव हम कह सकते हैं कि एक लेखक के रूप में नैन्सी वास्तव में राजस्थान के एक महत्वपूर्ण ख्यात लेखक थे। नैन्सी ने अपनी ख्यात में कई लड़ाइयाँ, कई वीर पुरुषों एवं जागीरों का वर्णन किया है। ख्यात में उदयपुर, हाड़ौती, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर के भाटियों, कछवाहों, गुहिलों आदि का इतिहास मिलता है। दूसरी ख्यात है बांकेदास री ख्यात। इसका लेखक बांकेदास था जो जोधपुर के महाराजा मान सिंह राठौड़ के दरबारी थे। इसमें जोधपुर के राठौड़ों के साथ अन्य वंशों का इतिहास भी हमें मिलता है। यह मारवाड़ी और डिंगल भाषा में लिखा गया है। इसे जोधपुर राज्य री ख्यात भी कहा जाता है। बांकेदास ने आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर शीर्षक गीत ने राजपूत राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ ललकारा। ख्यात दो प्रकार की होती है। नैन्सी की ख्यात में अलग अलग बातों का संग्रह है। दयालदास की ख्यात सलंग लगातार वर्णन करती है घटनाओं का। नैन्सी के समान बांकेदास की ख्यात भी अलग अलग बातों का राजस्थानी गद्य में लिपिबद्ध है। बांकेदास का सन 1803 में नाथपंथी गुरु देवनाथ के साथ संपर्क हुआ। वे जोधपुर नरेश महाराजा मान सिंह के गुरु थे। अतः गुरु कृपा से ही बांकेदास ने महाराजा मान सिंह के साथ संपर्क स्थापित किया। बांकेदास की कवित्व शक्ति से प्रसन्न होकर महाराजा ने उन्हें लाख पुरस्कार दिया। कालांतर में बांकेदास महाराजा मान सिंह की भाषा गुरु भी बन गए। सन 1833 में बांकेदास की मृत्यु हो गई थी। बांकेदास की बातें छोटे छोटे फुटकर नोटों के रूप में हैं। लेखक को जब जो बात नोट करने को मिली उसने नोट कर ली, उसमें कोई कम नहीं है। ख्यातों में कुल मिलाकर 2000 बातों का संग्रह है। प्रामाणिकता की दृष्टि से वह राजस्थान के अन्य ख्यातों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे ऐतिहासिक महत्व इस शब्दों में स्वीकार किया है कि ग्रंथ क्या है? इतिहास का खजाना है। राजपूताना के तमाम राज्यों के इतिहास संबंधी रत्न उसमें भरे पड़े हैं। मुसलमानों, जैनियों आदि से संबंधित बातें भी हमें मिलती है। अनेक राज्यों और सरदारों के ठिकानों की वंशावलियां भी हैं। अनेक राजाओं के जन्म और मृत्यु के संवत, मास, पक्ष, तिथि आदि दिए हुए हैं। बांकीदास रचित 26 कृतियां बांकीदास ग्रंथावली के 3 भागों में प्रकाशित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 10 अप्रकाशित रचनाएं भी हैं। बांकीदास की अमर ख्याति उनके द्वारा रचित निम्नलिखित गीत है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आहस लिखा खैंच उरा। इस गीत में कवि की राष्ट्रीय भावना का परिचय मिलता है। बांकीदास के इतिहास प्रेम में ने उसके ख्यात के अमर बना दिया उसके ख्यात को। इसके बाद बात करते हैं दयालदास जी की। दयालदास सिडियाच बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबारी थे। यह मारवाड़ी डिंगल भाषा के लेखक थे। इन्होंने दयालदास से ख्यात लिखी है जो डिंगल भाषा काव्य है, जिसमें बीकानेर के राठौड़ों का प्रारंभ से लेकर महाराजा सरदार सिंह तक के इतिहास को 2 भागों में उन्होंने लिखा है। इसमें बीकानेर के महाराजा रतन सिंह द्वारा अपने सामंतों के कन्यावध को रोकने के लिए जो प्रतिज्ञा करवाई गई थी उसका वर्णन भी है। महाराणा रतन सिंह के आदेश में से दयालदास सिडायच ने बीकानेर से लेकर सरदार सिंह के राज्यारोहण तक की घटनाओं को क्रमबद्ध ख्यात के रूप में लिखा है। दयालदास ने ख्यात लिखने से पहली पुरानी वंशावलियाँ, पट्टे, बहियाँ, शाही फरमानों, खरीतों आदि का मनन किया। ख्यात में फारसी के फरमानों का नागरी में अनुवाद किया गया था। अंग्रेजी फाइलों के भी अनुवाद किए गए हैं। इसके बाद आता है जोधपुर राज्य की ख्यात। इस ख्यात में रावसिया से लेकर महाराजा मान सिंह की मृत्यु तक का वर्णन किया गया है। अतएव स्पष्ट रूप से यह ख्यात जोधपुर नरेश मान सिंह के काल में लिखी गई थी। प्रारंभिक वर्णन काल्पनिक बातों का है, किंवदंतियों पर आधारित है। अतएव राव जोधा से पहले जो वृत्तांत दिए गए हैं उनकी तिथियां सही नहीं हैं, लेकिन बाद का इतिहास इसमें ख्यात के आधार पर उचित लिखा हुआ है। मुंडियार री ख्यात। मुंडियार वर्तमान नागौर जिले से करीब 10 मील दक्षिण में स्थित है। मुंडियार को जागीर में चारणों को दिया गया था। रावसिंहा के द्वारा मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु तक का वृत्तांत इस ख्यात में है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह ख्यात जसवंत सिंह के काल में लिखी गई होगी। प्रत्येक राजा के जन्म, राज्याभिषेक, मृत्यु की तारीखें ख्यात में दी गई है। प्रत्येक राजा की कितनी रानियाँ थीं, उनके कौन कौन सी संतानें थीं, इसका भी उल्लेख ख्यात में मिलता है। मुगलों के साथ
जिन जिन मारवाड़ कन्याओं का विवाह हुआ था उनका भी उल्लेख किया गया है। इसी ख्याल से हमें ये जानकारी मिलती है कि अकबर के पुत्र सलीम की माँ जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की दत्तक बहन थी, जिसकी माता मालदेव की दासी थी। इस प्रकार मुंडियार की ख्यात ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाल ही में ये ख्यात उपलब्ध कृति को डॉक्टर रघुवीर सिंह सीतामऊ ने नटनागर संस्थान से खरीद लिया है और उसको प्रकाशित करवाया है। कवि राजारी ख्यात, इसमें जोधपुर के राठौड़ शासकों का वृत्तांत है जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल की घटनाओं पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त राव जोधा, रायमल, सूर सिंह के मंत्री भाटी गोविंद दास के उपाख्यान भी शामिल हैं। इस प्रकार मारवाड़ के राठौड़ों को इतिहास की जानकारी के लिए कवि राजारी ख्यात इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अन्य ख्यातें हैं किशनगढ़ी ख्यात, भाटियोरी ख्यात। यह तत्र बिखरा हुआ राजस्थानी साहित्य जिन विजय जी सूरी के प्रथम प्रयास से जोधपुर में संग्रहित किया गया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल सुकाड़िया ने प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थापित करवाया, जिससे कि इस अमूल्य निधि को नष्ट होने से बचा लिया गया। इसी संस्थान से नैन सिक्की ख्यात, बांकेदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात प्रकाशित की गई है। ख्यात साहित्य उपयोगी ऐतिहासिक स्रोत है, लेकिन इसका प्रयोग पूरक एवं परिपूरक साधन के रूप में किया जाना चाहिए। कहीं कहीं नायाब सूचना केवल ख्यातों में ही मिलती है, उसे वंश वृक्ष के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा साहित्य की बात करें तो हमें राज साहित्य, जैन साहित्य, वैली साहित्य और भी अनेक प्रकार है राजस्थानी साहित्य के जो मिलते हैं, और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा पुरालेखीय सामग्री जैसे कि फरमान है, परवाना है, खरीता है, पुरालेख के लिए हस्बुल हुक्म है, मंसूर है, रुक्का है, वकील रिपोर्ट है, रियासती रिपोर्ट है, और फारसी साहित्य है, उर्दू साहित्य है। इनके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे।